हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं आपको यहाँ पर पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ डीएसएसएसबी एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके साथ हम केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस को भी साथ में कवर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया आपका नाइन्थ क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। आज मेरे थंबनेल में जैसा कि 10th क्लास की एनसीईआरटी हम पढ़ने वाले हैं, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 देखेंगे। इसमें अगर हम सिलेबस देखें, सिविक्स का जो सिलेबस है उसे हम देखें तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी से। जैसा कि हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी में किया था वैसा ही हम 10th क्लास की एनसीईआरटी में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपना सिलेबस खोल के। तो सिविक्स का सिलेबस है जिसमें पहला टॉपिक है आपका पावर शेयरिंग का, दूसरा फेडरलिज्म का है, तीसरा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का है, चौथा पॉलिटिकल पार्टीज का है, पांचवा इलेक्शंस, छठवां चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी और सातवां है नेपाल और बोलीविया में जो मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में देखना है। तो ये आपको मिलेंगे कहां पे? ये आपको मिलेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी में। सारे टॉपिक ही हैं जो आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी मिलेंगे। जैसे आप 10th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर देखेंगे तो उसमें सत्ता की साझेदारी दी हुई है। दूसरा चैप्टर देखेंगे तो वो संघवाद के ऊपर है। तीसरा चैप्टर देखेंगे तो उसमें लोकतंत्र और विविधता दी हुई है। अगर हम 10th क्लास की का एनसीईआरटी का छठवां चैप्टर देखते हैं तो उसमें राजनीतिक दल के बारे में बात की गई है। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। उसके बाद अगर हम 10th क्लास की एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर देखें तो उसमें लोकतंत्र के लिए चुनौतियां दी गई हैं। और 10th क्लास की एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर देखें तो उसमें नेपाल और बोलीविया के संघर्ष के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं हम आगे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। डेमोक्रेसी है एक टॉपिक, तो डेमोक्रेसी हम कवर कर चुके हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी से, जिसमें हमने क्या क्या देखा, कॉन्सेप्ट्स देखे थे, सैलिएंट फीचर्स देखे थे, इलेक्शन देखे थे और उसके साथ साथ क्या देखा था, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ये वाला टॉपिक हमने थोड़ा सा देखा था, ठीक है, ज्यादा नहीं देखा था, थोड़ा सा देखा था। अब हम क्या देखने वाले हैं, डेमोक्रेसी का जो टॉपिक है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी के 7वें चैप्टर में भी दिया गया है, तो उसे हम यहां से कवर करेंगे। इसके बाद अब हमारे कुछ टॉपिक है जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसे हम छोड़ देते हैं, और इलेक्शंस इसे हम छोड़ देते हैं। इलेक्शंस हमने पहले भी छोड़ा, यहां पर हमने इलेक्शंस छोड़ दिया और इस जगह हमने इलेक्शंस छोड़ दिया। ठीक, आगे सिलेबस देखते हैं। आगे सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ये हम 9th क्लास की एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम देख चुके हैं, अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम देख चुके हैं। अब टॉपिक बचे पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये दो टॉपिक हैं। इन दो टॉपिक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमने देखा था लेकिन फिर भी हमने इसे छोड़ दिया। फंडामेंटल राइट जो आपका 5वां चैप्टर था उसे मैंने बहुत अच्छे से कवर करा दिया, तो आपका ये वाला टॉपिक तो अच्छे तरीके से कवर हो गया। अब टॉपिक बचे कौन कौन से, एक तो जुडिशरी बचा, ठीक है, अगर हम पॉइंट डाल दें तो पहला जुडिशरी बचा, दूसरा पार्लियामेंट बचा। अगर तीसरे टॉपिक की बात करें तो वो बचा इलेक्शंस, तीसरा। चौथा पॉइंट है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये वाली गवर्नमेंट बची। अब 4 टॉपिक बच गए। 5वें टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें और इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस और ये वाला इलेक्शंस, इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे। डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्या होता है इसे हम पढ़ तो चुके हैं डेमोक्रेसी वाले टॉपिक में, लेकिन एक बार इलेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। हम अपने संविधान को लेकर चलेंगे, उसमें देखेंगे, तो उससे आपका टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब बचा आपका ये वाला टॉपिक पूरा, तो ये हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी से कवर हो रहा है। तो हम आज से ही 10th क्लास की एनसीईआरटी शुरुआत कर रहे हैं और पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक कौन सा है, पावर शेयरिंग का है। तो पावर शेयरिंग क्या है और 10th क्लास की एनसीईआरटी अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो ये क्या कहती है। हमने क्या किया, हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी में पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था देख ली। अब हम क्या देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने क्या क्या देखा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के बारे में हमने देखा था ना। तो इसमें ही जो सत्ता की साझेदारी है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, वो किस तरह से होता है और किस तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पावर शेयरिंग का काम चल रहा है उसे देखेंगे। इसी चैप्टर में हम लोकतंत्र की 2 व्यवस्थाएं, एक तो हम देखेंगे श्रीलंका की, ठीक है, श्रीलंका की देखने वाले हैं, और दूसरी हम देखने वाले हैं बोलीविया की।
बोलीविया। तो ये दो टॉपिक हैं। इन दो टॉपिक में मतलब ये दो देश हैं, इन दो देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और यहां पर क्या हुआ, जो सत्ता का बंटवारा है उसे लेकर कुछ संघर्ष हुए। उन संघर्षों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। पहले श्रीलंका के बारे में देखेंगे, फिर बोलीविया के बारे में देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि इन दोनों देशों ने उनके लिए क्या किया, किस तरह से अपनी व्यवस्थाओं को सही करने के लिए आपस में क्या किया, साझेदारी की और किस तरह से आगे बढ़े। तो शुरुआत करते हैं। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें सारी ताकत किसी एक अंग को नहीं दी जा सकती है, ठीक है। एक ऑर्गन को अगर आपने दे दी, शासन व्यवस्था की सारी जो पावर है वो एक व्यवस्था को दे दी आपने, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी व्यवस्थाओं पर अपनी ताकत आजमाना शुरू कर देगा और दूसरी व्यवस्थाओं को सही तरीके से काम करना बंद करवा देगा और अपनी ही व्यवस्था को लागू करने के लिए कई तरीके से हथकंडे अपनाएगा। तो उस जगह पर क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनी रह सकती है? उस जगह पर कैसे भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं बनी रह सकती है, क्योंकि लोकतंत्र का पहला एग्जाम्पल ही यही था कि सत्ता किनके हाथ में होनी चाहिए, लोगों के हाथ में होनी चाहिए। और लोग क्या बनाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब लोगों के द्वारा ही तो बन रही है। अगर आप एक सिंपल व्यक्ति, कोई भी एक साधारण व्यक्ति है, उसका किसी लोकतांत्रिक देश में अगर आप उसके मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, वो न्यायपालिका करती है। मौलिक अधिकार बनाता कौन है, विधायिका बनाती है। मौलिक अधिकारों के कार्यों को क्रियान्वित कौन करता है, वो कार्यपालिका करती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक व्यवस्था का अलग अलग काम है, लेकिन अगर एक ही व्यवस्था को पूरी ताकत दे दी जाए तो क्या सही तरीके से ये चीजें लागू हो पाएंगी? ये चीजें लागू नहीं हो पाएंगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि लोकतंत्र के कामकाज को सही तरीके से लागू करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिसेंट्रलाइजेशन होना किसमें चाहिए, होना चाहिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ये वाली बात कहता है ये टॉपिक। तो इसी में ही जब इस तरह की बातें हो गई तो अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं कि क्या ही होता है किसी भी देश में अगर इस तरह की व्यवस्था को लागू ना किया जाए तब क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका के बारे में सबसे पहले तो जान लेते हैं। श्रीलंका, अगर आपने अपना देश देखा होगा, भारत देखा होगा, तो भारत ऊपर है और यहां पर कहीं श्रीलंका है। तो आपको स्थिति तो पता ही होगी, ज्योग्राफी वाले टीचर आपको बताएंगे कि किस तरह से स्थिति बनी हुई है। इसी श्रीलंका के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक द्वीपीय देश है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर, यहां पर क्या है, तमिलनाडु है और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर ये स्थापित है, ठीक है। द्वीपीय देश है और इसकी आबादी जो है वो अगर आप हरियाणा के अपने राज्य से तुलना करें, हरियाणा राज्य से तुलना करें तो हरियाणा के बराबर है। 2 करोड़ है इसकी आबादी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 2011 की ही हमें ऑथेंटिक जनगणना मिल रही है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह क्या है, श्रीलंका की आबादी में भी विविधता पाई जाती है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों के बारे में देखेंगे तो वहां पर क्या है, जैसे भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इन देशों में क्या है, इन देशों में जातीय विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक तरह का समूह नहीं मिलेगा, एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, एक तरह के धर्म का पालन करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो यही वाली बात कह रहा है कि यहां पर जो लोग हैं वो अनेक एथनिक ग्रुप्स के हैं और इन्हीं ग्रुप्स में वो बटे हुए हैं। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है कि यहां पर जो समूह है वो क्या है, उसमें सिंहली, जो सिंहली हैं वो 74% है। सिंहली जो जनसंख्या है वो 74% है। उसके बाद तमिल हैं, तमिल लोगों की कितनी जनसंख्या है, वो 18% है, ठीक। तो सिंहली हैं वो 74% है और तमिल हैं वो 18% है। इसके बाद क्या होता है, जो भी तमिल हैं उन तमिलों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। तमिल कौन कौन से हैं, एक तो श्रीलंकाई मूल के हैं, ठीक, श्रीलंका में जो रह रहे हैं और तमिल भाषा बोल रहे हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो 13% है। बाकी के जो बचे लोग वो हिंदुस्तानी तमिल है। हिंदुस्तानी तमिल
श्रीलंका में कैसे पहुंच गए? जब हमारे यहाँ पर ब्रिटेन का शासन था, तो हमने एक चीज बताई थी कि जैसे किसी भी देश में बागान खेती की जाती है, ठीक है, बागान किए जाते हैं, तो उसमें क्या है, लोगों की परिश्रम की मतलब श्रम की आवश्यकता होती है, और श्रम के लिए काम करने वाले लोगों को कहां से लाया जाता है? एक उस देश से लाया जाता है, औपनिवेशिक देश से लाया जाता है, और वहां से बंदी बनाकर ले जाया जाता है, खरीद कर ले जाया जाता है, तो एक तरह से गुलाम की तरह काम कराया जाता है। तो भारत से गुलाम की तरह कुछ लोगों को ले जाया गया और श्रीलंका में बसाया गया, उनसे बागान करवाए गए, और यही कहलाए क्या? हिंदुस्तानी तमिल। तो अब आप समझ गए कि पहले तो लोग हैं सिंहली जो 74% है, उसके बाद तमिल आते हैं जो 18% है, 18 में से जो 13% है वो श्रीलंकाई मूल के हैं, बाकी के कौन है? हिंदुस्तानी तमिल हैं। और अगर आप मौजूदा तमिलों की बात करें तो उत्तरी प्रांत में, श्रीलंका के उत्तर में और पूर्वी प्रांतों में ये तमिल लोग पाए जाते हैं। अगर उसकी बात करें, इसके मैप को देखें, मैप में कहां है? जैसे इस मैप को देखा, ठीक है, तो यहां पर क्या है? 74% है, वो कौन है? आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? वो दिखाई दे रहे हैं सिंहली लोग, ठीक है, 74% सिंहली लोग हैं। उसके बाद जो 13% है, ये 13% कहां पाए जा रहे हैं? उत्तरी दिशा में और पूर्व दिशा में पाए जा रहे हैं। तो ये कौन है? हिंदू और मुस्लिम हैं जो तमिल बोलते हैं, तमिल भाषा के लोग हैं। बाकी के 5% हैं जो यहां पर है, वो भी हिंदू मुस्लिम है और वो भी तमिल बोलते हैं, ठीक है। ये भारत के तमिल हैं जो यहां मध्य में रह रहे हैं, और बाकी के जो इस जगह पे रह रहे हैं उत्तरी और पूर्वी दिशा में, ऑरेंज कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये कौन से हैं? ये श्रीलंकाई तमिल हैं। मुसलमान जहां तहां आपको देखने को मिलेंगे, इस जगह पे, इस जगह पे, ये मुसलमानों का पॉइंट है, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो अब आप समझ गए कि इनकी स्थिति किस प्रकार है। एक जगह पर तो है नहीं है कि कहीं पर भी एक जगह पे होते, जैसे इस तरह से भाग विभाजित कर दो और इस जगह पे क्या हो रहे थे? तमिल रह रहे होते, इस जगह पे सिंहली लोग रह रहे होते, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इस जगह से काट दिया जाता, एक राज्य यहां बना दिया जाता, एक राज्य इधर बना दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर जगह जब बटे हुए हैं तभी समस्या सामने आती है। तो समस्या क्या हो रही है? यहां पे हमने देख लिया कि जो अधिकांश सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध हैं। अभी हमने देखा कि जो सिंहली 74% है, ये क्या है? सिंहली 74% ये बौद्ध है, ठीक है, और जो तमिल हैं वो हिंदू और मुस्लिम हैं, और बाकी के कुछ मुसलमान यहां पर भी रह रहे हैं। तो यही समस्या यहां पर पैदा हुई कि जो लोग हैं वो क्या हैं? अधिकांश सिंहली भाषी लोग वो बौद्ध हैं, और जो तमिल भाषी लोग हैं वो हिंदू हैं और मुसलमान हैं। इसी प्रकार की यहां पर विभाजन देखने को मिलता है। जो श्रीलंकाई आबादी है उसमें ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, ठीक है। ईसाई लोग कितने हैं? 7% है। अब आपको क्या करना है? जो मैंने ये फैक्ट बताए, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। जब तक आपको ये फैक्ट नहीं याद होंगे तब तक आप आगे की बात नहीं समझ पाएंगे। तो याद रखना, मैंने आपको क्या बताया? सिंहली लोग सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसके बाद आपको तमिल भाषाई लोग दिखाई दे रहे होंगे। सिंहली लोग कौन है? बौद्ध हैं। तो आपसे पूछा जाए श्रीलंका में कौन सा धर्म सबसे ज्यादा है, तो बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा है। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों की बात होती है, उसके बाद ईसाई धर्म के लोगों की बात होती है। तो 7% जो लोग हैं वो ईसाई हैं। तो ये तो हो गया पूरा श्रीलंका का जो कॉन्सेप्ट है वो। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब बात करें हम श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद की, तो श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया, ये आपको याद रखना है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया, और जो सिंहली समुदाय था उसके नेताओं ने बहुसंख्या के पर क्या कर लिया? शासन का संप्रभुत्व जमा लिया। अब लोकतंत्र में क्या होता है? बहुमत का शासन होता है, और यही देखा गया वहां पर जो बहुमत किसका था? सिंहलियों का था। तो उसी समुदाय ने अपने नेता स्थापित कर लिए और उनका ही वहां पर राज हो गया, ठीक है। और लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार थी उसने सिंहलियों की ही बातों को मानना शुरू कर दिया, सिंहलियों के लिए ही काम करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हो गया कि जो सिंहलियों की सुप्रीमेसी थी वो स्थापित हो गई, मेजॉरिटी की सुप्रीमेसी स्थापित हो गई। अब जब मेजॉरिटी की सुप्रीमेसी स्थापित हो जाती है एक देश में, अगर 100 लोग एक जगह पर एक ही तरह का धर्म को मानने वाले हैं और 10 लोग हैं वो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, और 100 लोगों का क्या हो गया? शासन स्थापित हो गया, तो क्या वो उन 10 लोगों की बात सुनेंगे? वो बात नहीं सुनेंगे।
यही हाल हुआ श्रीलंका का कि जो मेजोरिटी थी वो जीत गई, उनकी सुप्रीमेसी स्थापित हो गई। 1948 के बाद से ही ये चीजें शुरू हो गई और उसके बाद 1956 में एक कानून बनाया गया। जब सुप्रीमेसी स्थापित हो गई उसके बाद क्या कानून बना दिया कि जो तमिल थे उन लोगों को तो बिल्कुल हटा दिया, तमिल भाषी को बिल्कुल हटा दिया और जो सिंहली भाषा थी उसे एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। अपने देश में क्या एकमात्र राजभाषा है? हिंदी है अपने यहाँ पर राजभाषा? ऐसा नहीं है। जब हम पढ़ाएंगे राजभाषा अपने देश के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहीं पर कॉन्सेप्ट समझिए कि श्रीलंका में एक भाषा बन गई, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया और ये कब किया था? 1956 में किया था। अब तक इस पर क्वेश्चन नहीं बना है तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। 1956 में क्या किया गया था? सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया था श्रीलंका में। अब क्या होने लगा, जो विश्वविद्यालय थे, सरकारी नौकरियां जो ले रहे थे, उनमें सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। क्यों दी जाने लगी? क्योंकि राजभाषा जो बोल रहा है उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। तो क्या जो अलग भाषा बोल रहे थे, तमिल भाषा बोल रहे थे, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी? उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलेगी। तो इस तरह से क्या होने लगा? भेदभाव होने लगा एक माइनॉरिटी के साथ। और जब इस तरह की कंडीशन आती है तब वहां पर क्या होने लगते हैं? कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ क्या किया गया? जो संविधान बना था उस संविधान में बौद्ध मत था, मतलब बौद्ध धर्म था, उसका संरक्षण किया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखिए, एक तो सिंहली भाषा को मान्यता दे दी, उसके साथ जो सिंहली भाषा बोलने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन्हें भी संरक्षण देना शुरू कर दिया, बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और एक एक करके सरकारी फैसलों में श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ना शुरू हो गई और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ता गया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार उनकी बात सुन ही नहीं रही है। सरकार के जो फैसले लिए जा रहे हैं वो किनके पक्ष में जा रहे हैं? सिंहलियों के पक्ष में जा रहे हैं। और सरकार सारे जो फैसले, बड़े फैसले कर रही है वो किनके पक्ष में कर रही है? बौद्ध धर्म के लोगों के पक्ष में कर रही है। तो क्या जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म था वो इस तरह की बातों को मानेगा? वो इस तरह की बातों को नहीं मान रहा था। इसी वजह से नाराजगी बढ़ती जा रही थी और ये अपनी सरकार के खिलाफ ही हो गए। अब इन्हें क्या लगने लगा? जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, मतलब जो सिंहली लोग हैं, उनके नेतृत्व से ही सारी राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं, उनकी ही भाषा का संरक्षण किया जा रहा है, उनकी ही संस्कृति का संरक्षण किया जा रहा है। और जो हमारा धर्म है, मतलब जो उनका जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म है, उनकी संस्कृति को लेकर अवहेलना की जा रही है, ये बातें सामने आने लगी। और उन्हें लगने लगा कि जो संविधान है और सरकार है उनकी नीतियों को नजरअंदाज कर रही है और वो क्या कर रही है? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है। जब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं तो लोगों के मन में किस तरह के विचार आने लगते हैं? सरकार के खिलाफ विचार आना शुरू हो जाते हैं। वो क्या करेंगे? जैसे वहां पर मत देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन क्या वो मत देने जाएंगे? उन्हें पता है मत डालने से कुछ भी नहीं होगा। क्या हमारे लिए अच्छे काम हो सकते हैं? क्या एक व्यक्ति हमारा चुनकर चला भी जाएगा तो वहां पर जो 100 व्यक्ति चुन रहे हैं उनमें से उस एक व्यक्ति की बात सुनी जाएगी, 99 लोगों की बात ज्यादा सुनी जाएगी। इसी वजह से क्या होने लगा? मत देना बंद कर दिया। मत देना जब बंद कर दिया जाता है तो लोग प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक अवहेलना करना शुरू कर देते हैं और पॉलिटिकल राइट्स को लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई बनती भी है तो वो दूसरे लोगों के लिए काम कर रही है। इस देश की जो नीतियां हैं वो हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं। तो क्यों हम अपने देश को अपना देश माने? क्यों हम अपने देश के लोगों के लिए काम करें? ये सारे कॉन्फ्लिक्ट आपको श्रीलंका में देखने को मिले। अब क्या हुआ? जो नौकरी और फायदे के काम है उनमें भी भेदभाव हो रहा है और परिणाम क्या हुआ? तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध है वो बिगड़ने लगे। अब संबंध क्यों बिगड़ेंगे? रिलेशन क्यों बिगड़ेंगे? इसलिए ही तो बिगड़ेंगे क्योंकि सिंहली लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए थी कि नहीं, अगर हमारे यहां पर बहुमत का शासन है तो तमिल लोगों को नजरअंदाज ना किया जाए। जो वहां के हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग थे उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, ये सिंहली भाषी लोगों को बोलना चाहिए था। ऐसा उन्होंने नहीं बोला, इसी वजह से उनके संबंध बिगड़ना शुरू हो गए।
परिणाम क्या हुआ? अब परिणाम में जो सिंहली लोग थे उनके विपरीत तमिल लोगों के काम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे तमिल पार्टियां भी तो थी वहां पर, जो तमिल पार्टियां थी वो क्या करने लगी, वो तमिल को राजभाषा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तमिल भाषा को भी राजभाषा बनाइए। अब ये नहीं हो रहा कि तमिल को भी राजभाषा रहने दीजिए और सिंहली को भी राजभाषा रहने दीजिए, ऐसा नहीं वो करने लगे। वो क्या करने लगे, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने की शुरुआत करने लगे। मतलब जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र अगर हम दिखाएं, इस जगह पे जो क्षेत्र था इसे आप अलग कर दीजिए, श्रीलंका से दो देशों में विभाजन कर दीजिए, जिससे क्या होगा, हम अपना शासन अलग तरीके से चलाएंगे, हम अपनी राजभाषा तमिल को लेकर आएंगे। और यहां पर क्या होने लगा, यहां पर देश के टुकड़े करने वाली बातें शुरू हो गई। अब आपको पता ही है, जब देश के टुकड़े होंगे तो क्या होने लगता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तो यहीं पर गृह युद्ध के परिणाम देखने को मिलने लगे हमें। क्या होने लगा, गृह युद्ध के बीज बोना शुरू हो गए। अब तमिल की जो आबादी थी वो इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांग को लेकर नकारा गया। जब तमिलों ने क्या किया, अपने लिए एक क्षेत्र की मांग की, टेरिटरी की मांग की, उन्होंने कहा कि हमारी एक ऑटोनॉमी बनाइए, हम तमिल को क्या करेंगे, अपना एक देश स्थापित करेंगे। और उस देश के लिए मांग उनने करना शुरू कर दी। अब मांग किनसे कर रहे हैं, मांग तो सिंहलियों से ही कर रहे हैं। तो सिंहलियों ने इस तरह की मांग को दरकिनार कर दिया, इस तरह की मांग मानना बंद कर दिया कि हम आपकी मांग को नहीं मानेंगे। तब 1980 के दशक में क्या हुआ, उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम, ठीक है, यहां पे एक शब्द आपको याद रखना है, ईलम। ईलम का मतलब होता है सरकार। तो आपको पूछा जाए कि श्रीलंका में ईलम का क्या मतलब है, तो ईलम का मतलब है सरकार। ये शब्द आपको याद रखना है। तो स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन बनना शुरू हो गए। ये कब बनना शुरू हुए, 1980 के दशक में, ठीक है। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने क्या किया, टकराव का रूप ले लिया। और यही टकराव किस तरह का सामने आया, गृह युद्ध के रूप में सामने आया। क्या कहा गया, सिविल वॉर कहा गया। तो सिविल वॉर कब शुरू हुआ, 1980 के दशक में सिविल वॉर शुरू हो गया। किन किन के बीच में ये युद्ध था, ये सिंहलियों के और तमिल भाषी लोगों के बीच में। भाषा के आधार पर गृह युद्ध हो रहा है। कहां हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है। अब भाषा तो एक मात्र अगर आप स्रोत कहें तो ये स्रोत है, इसके साथ साथ आप भाषा में धर्म को भी देखें तो धर्म भी छिपा हुआ है कि जो बौद्ध धर्म लोग हैं वो एक तरफ है और उसके साथ हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो दूसरी तरफ है। तो इन लोगों के बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया। जब ये गृह युद्ध शुरू हुआ उसके बाद श्रीलंका की सरकार की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि गृह युद्ध में क्या चीजें हो रही हैं। हजारों लोग मारे गए, परिवार अपने देश को छोड़कर भागने लगे और भागकर क्या हुए, शरणार्थी बन गए। शरणार्थी क्या होते हैं, शरणार्थी वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरे देश में जाकर शरण ले लें, ठीक है। रोजी रोटी बंद हो गई, यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तब दिमाग में आया श्रीलंका की सरकार के कि इस तरह की चीजें हमें नहीं लेकर आनी है। और वहां पर गृह युद्ध की मारामारी लगातार चल रही है। और ये गृह युद्ध कब तक चला, 1980 के दशक में ये शुरू हुआ और ये आपको 2008 तक देखने को मिलता है। 2008 में गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो ये गृह युद्ध समाप्त कब हुआ, 2009 में जाके गृह युद्ध की समाप्ति हुई। तो आपको याद रखना 1980 के दशक से 2008 तक युद्ध चलता रहा, 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति हुई। अब आपने कुछ चीजें देखी होंगी, वैश्विक रिपोर्ट आती हैं, उन वैश्विक रिपोर्ट में आपने देखा होगा आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। वहां पर गृह युद्ध से जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन था वो परेशान हो गया। क्यों परेशान हुआ, क्योंकि वहां पर मान लीजिए आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास क्यों हो रहा है, टूरिज्म था, टूरिज्म से वहां पर बहुत ज्यादा पैसे आते थे, शिक्षा वहां पर अच्छी थी, स्वास्थ्य वहां पर अच्छा था। लेकिन गृह युद्ध क्यों हो रहा है, सिर्फ एक भाषा को लेकर। उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो बिगड़ गई सिर्फ माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज को लेकर। अब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट आप देखें तो वो कहां मिलता है आपको, लोकतंत्र में मिलता है। तो लोकतंत्र में कमी होने की वजह से
इस तरह की चीजें श्रीलंका में देखने को मिली। और श्रीलंका का गृह युद्ध कब समाप्त हो गया? मैंने बताया आपको 2009 में गृह युद्ध अंत हो गया। और उसके बाद यहां पर जो व्यवस्थाएं थी फिर से सही तरीके से लागू हो गई। आपने देखा होगा, रिसेंट की ही बात है। अब यहां पर कुछ व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया, 10 साल ही हो पाई, 2019 में फिर से व्यवस्थाएं बिगड़ना शुरू हो गई। और अब व्यवस्थाएं किस प्रकार से बिगड़ी हैं? अब व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से व्यवस्था बिगड़ी है 2019 में श्रीलंका में। ये आपको करंट के टॉपिक है जो आपको पढ़ाया जाएगा आगे चलकर। तो यहां आप समझ गए कि श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या थी। क्या प्रॉब्लम थी? आपको क्या समझ में आया? समझ में आया कि यहां पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर पाई। जो वहां पर मेजॉरिटी थी उसने माइनॉरिटीज की अवहेलना की, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। गृह युद्ध हुआ 1980 के दशक में, 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ। इतनी बात हम इस वाले लेक्चर में समझ गए। तो आगे हम बोलीविया देखेंगे। बोलीविया का जो टॉपिक होगा वो हम पूरा कवर करेंगे अगली वीडियो में। फिर हम देखेंगे कि जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। इस तरह की बातों को हम आगे आने वाले टॉपिक्स में देखने वाले हैं, आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक अभी नहीं समझ में आए हैं, तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।